ये कहानी है नेपाल के काठमांडू की, जहाँ एक मैसेज आता है जिसमें लॉटरी जीतने की बात लिखी होती है। यहीं से एक ऐसी हत्या का षड्यंत्र रचा जाता है कि जिससे पूरा का पूरा नेपाल सदमे में हो जाता है। ये कहानी है 19 साल की ख्याति श्रेष्ठा की। 2009 में ख्याति के पास मोबाइल में एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि वो एक लॉटरी जीती है। लॉटरी में कुछ पैसों का इनाम और नेपाल के कहीं एक खूबसूरत जगह में उन्हें घूमने का ट्रिप भी बताया जाता है, जिससे ख्याति बहुत खुश हो जाती हैं और अपने माता पिता को यह बात बताती हैं। ख्याति एक होनहार लड़की थी जो पढ़ने में बहुत ही अच्छी और ब्राइट स्टूडेंट थी। उनके माता पिता इनकी पढ़ाई के लिए कुछ पैसे भी इकट्ठा कर रहे थे। उनका ये मानना था कि उनकी बेटी पढ़ने में बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से वो उन्हें विदेश भेजना चाहते हैं। श्रेष्ठा का परिवार नेपाल के विरतनगर में किराए पर रहा करता था। वो जिस घर में किराए पे रहते थे उस घर के मालिक का नाम था वीरेन श्रेष्ठ। वीरेन श्रेष्ठ की का असली नाम वीरेन प्रधान था, जिनकी उम्र 43 साल थी। वीरेन कई साल पहले दार्जिलिंग से नेपाल आ गए थे और वहाँ पे टीचर के तौर पे बच्चों को पढ़ाया करते थे। कि वीरेन के घर में ही श्रेष्ठा का परिवार रेंट पर रहा करता था, तो श्रेष्ठा के माता पिता का कहना था कि क्यों न श्रेष्ठा को कोचिंग वीरेन ही दिया करें और बेटी आँख के सामने भी रहेगी। उस समय श्रेष्ठा हाई स्कूल में पढ़ा करती थी। हाई स्कूल में अव्वल नंबर से पास होने के बाद श्रेष्ठा ने अपनी ऊपरी पढ़ाई शुरू कर दी, जिसमें वीरेन उन्हें बहुत शिद्दत के साथ ट्यूशन दिया करते थे। वीरेन की गलत आदतों की वजह से वीरेन को अपना घर बेचना पड़ा, जिसकी वजह से श्रेष्ठा का परिवार जाके काठमांडू बस गया। काठमांडू बसने पर उनके पिता का कहना था कि काठमांडू में वो इसलिए बस गए कि उनकी बेटी की शिक्षा दीक्षा अच्छे से हो पाए। वहीं श्रेष्ठा अब कॉलेज की पढ़ाई के लिए अपने माता पिता के साथ काठमांडू शिफ्ट हो गई। वहाँ उन्होंने रेंट पर घर लेके रहना शुरू कर दिया। श्रेष्ठा के माता पिता अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए बहुत सहज रहते थे और उन्हें विदेश भी भेजना चाहते थे, जिसकी वजह से श्रेष्ठा के माता पिता पैसा भी जमा कर रहे थे। श्रेष्ठा का एडमिशन काठमांडू के जुगनेट कॉलेज रिसर्च में हो गया। 5 जून 2018 को ख्याति के फ़ोन पर एक मैसेज आता है जिसमें उन्हें पता चलता है कि वह वुमेन मैगजीन के लकी ड्रॉ को जीत चुकी हैं और उन्हें इनाम के तौर पर 20,000 रुपया और पोखरा घूमने के लिए टिकट भी दी जाएगी। ख्याति ये बात तुरंत अपने माता पिता को बताती है और अपने माता पिता को बताने के बाद जिस नंबर से मैसेज आया रहता है वो उसी नंबर पर कॉल करके पूरा डिटेल लेती है। डिटेल लेने के बाद उधर से एक महिला बोलती है जिसमें वो कहती है कि आपको इसकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेगी, जिसमें आपको थोड़ा समय भी लग सकता है। हम आपको एड्रेस बताते हैं, आप इस एड्रेस पर आ जाइए। ख्याति के माता पिता ख्याति को अपने नौकर राम के साथ बताए गए पते पर भेज देते हैं, जिसके बाद ख्याति उस बताए हुए पते पर पहुंच जाती हैं। क्योंकि वहां फॉर्मेलिटी पूरी करने में काफ़ी समय लगता, तो ख्याति ने अपने नौकर राम को वापस भेज दिया। जब ख्याति वहां जाती हैं तो वहां पूरी फॉर्मेलिटीज़ की जाती हैं और वहाँ पे उन्हें पीने के तौर पर कुछ ड्रिंक दिया जाता है जिसमें नशीला पदार्थ होता है। उसके बाद ख्याति को कुछ देर इंतज़ार करने को बोला जाता है। उसके बाद ख्याति बेहोश हो जाती हैं। ख्याति अपने घर देर रात तक नहीं पहुंचती, जिसके बाद उनके माता पिता काफ़ी टेंशन में आ जाते हैं। उसके बाद वो ख्याति के पिता उसी नंबर पे फ़ोन करते हैं जिस नंबर से ख्याति को मैसेज आया था, लेकिन वो नंबर स्विच ऑफ होता है। उसके बाद ख्याति के माता पिता बहुत डर जाते हैं, लेकिन वो सुबह तक अपनी बेटी का वेट करते हैं। वहाँ बताए पते पर भी जाते हैं जहाँ उस समय कोई नहीं रहता, न ख्याति रहती है न कुछ रहता है। नौकर राम बताता है कि वो इन्हें यहाँ ही छोड़कर गया हुआ था। इसके बाद ख्याति के अपहरण की खबर उनके माता पिता के पास आती है। एक नंबर से फ़ोन आता है जिसमें बताया जाता है कि ख्याति को हमने किडनैप कर लिया है और हमें 10 लाख रुपए की फिरौती चाहिए। फ़ोन आते ही ख्याति के माँ बाप बहुत ज़्यादा चिंता में आ जाते हैं और वह ख्याति को नुकसान न पहुंचाने की बात कहते हैं, क्योंकि
किडनैपर को यह पता था कि ख्याति के माँ बाप सक्षम हैं और ख्याति उनकी इकलौती बेटी है, वह ये पूरी रिमांड फिरौती की पूरी कर देंगे। ख्याति के माँ बाप घर आते हैं और घर आने के बाद वो सदमे में चले जाते हैं। उन्हें ये पता ही नहीं चलता कि वो पुलिस को ये बात बताएं कि ना बताएं। किडनैपर के द्वारा बताए हुए पते पर ख्याति के माता पिता पैसे लेकर जाते हैं। किडनैपर पहला पता बुटवाल, नेपाल का एक जगह है बुटवाल, जो कि काठमांडू से 270 किलोमीटर दूर था। वो बुटवाल जाते हैं। उसके बाद किडनैपर का एक बार फिर फ़ोन आता है कि अब बुटवाल में नहीं, चितवन में मुझे पैसा चाहिए, मैं बुटवाल में पैसा नहीं ले सकता हूँ। बुटवाल से चितवन की दूरी 160 किलोमीटर थी। वो लंबी दूरी तय करने के बाद वो बुटवाल भी पहुँचते हैं। बुटवाल से चितवन भी जाते हैं। चितवन पहुँचते ही किडनैपर्स का एक बार फिर से फ़ोन आता है, जिसमें बताया जाता है कि अब चितवन में नहीं, सुनौली में पैसा लेंगे। चितवन से सुनौली 155 किलोमीटर की दूरी भी थी। फिर उसके बाद किडनैपर का एक बार फिर फ़ोन आता है कि अब वो दार्जिलिंग में पैसा लेंगे। वो बॉर्डर क्रॉस करके दार्जिलिंग आए, वहाँ पे पैसा लेंगे, जो कि सुनौली से दार्जिलिंग की दूरी 650 किलोमीटर थी। अब एक भारी रकम लेके बॉर्डर क्रॉस करना ये काफ़ी गंभीर विषय था, लेकिन उनके माँ बाप ने जैसे तैसे नेपाल को क्रॉस कर दार्जिलिंग पहुँचते हैं। जब दार्जिलिंग पहुँचते हैं तो वो वहाँ पे बताए स्थान पे पैसे को छोड़ देते हैं। पैसे को छोड़ने के बाद पैसा छोड़ने के लिए किडनैपर का एक डिमांड होता है। किडनैपर कहता है कि पैसा आप लेकर नहीं आएंगे, पैसा को अपने नौकर राम द्वारा भेजिए। राम पैसा लेके जाता है, हैंड ओवर करता है पैसा, लेकिन उनकी बेटी वहाँ नहीं होती है। राम वापस गाड़ी के पास आता है, बताता है कि बेटी वहाँ से दी नहीं गई। उसके बाद ये वापस इंतज़ार करने के बाद जब बेटी इनको नहीं मिलती है तो ये वापस काठमांडू नेपाल लौट जाते हैं। नेपाल जाने के बाद उनको ये समझ नहीं आता है कि अब वो क्या करें। सुबह का इंतज़ार करते हैं, सुबह भी बेटी उनके घर नहीं आती है। इसके बाद ये इसकी पूरी जानकारी ये पुलिस को देते हैं। पुलिस की बताए गए बातों को माने तो किडनैपिंग के कुछ दिनों बाद कुछ हड्डियां मिलती हैं, जिस पे कुछ गांव के लोग ऐतराज़ जताते हैं। नेपाल से, काठमांडू से कुछ दूर वहाँ पे कुछ हड्डियां मिलती हैं मानव की। उसको लिया जाता है। लिया जाने के बाद हर 17 किलोमीटर के अंदर पे कुछ न कुछ हड्डियां मिलती हैं, जिससे पुलिस बहुत सख्ते में होती है कि आखिर ये ऐसा क्या हो रहा है कि कुछ न कुछ हड्डियां मिलती जा रही हैं। उसके बाद उसकी जांच होती है, उनके डीएनए मिलाए जाते हैं। माँ बाप जो है श्रेष्ठा के माँ बाप से, श्रेष्ठा के माँ बाप से उस हड्डी का मिलान होता है। इसमें पता चलता है कि ये जो बॉडी है, ये जो पार्ट्स कटे हुए मिल रहे हैं वो श्रेष्ठा के हैं। उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, जिसमें उनके माँ बाप से पूरी पूछताछ करती है कि आपको जब आप पैसा देने गए वहाँ पे फिरौती का, तो आपको कुछ अजीब लगा वहाँ पे? तो पिता कहता कि नहीं, मुझे कुछ अजीब नहीं लगा, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा था। हाँ, उन्होंने पैसा मुझसे मंगाया, लेकिन उन्होंने कहा कि राम के द्वारा, अपने नौकर के द्वारा आप पैसा भेजिए, आप और आपकी पत्नी नहीं आएंगे। जिसके बाद राम पैसा लेके जाता है। उनकी पत्नी से भी, श्रेष्ठा की माँ से भी ये बातें पूछी जाती है, तो श्रेष्ठा की माँ भी यही कहती है। लेकिन कुछ समय बाद वो कहती हैं कि नहीं, मुझे वहाँ पे जहाँ हम पैसा फिरौती का देने गए थे, मुझे वहाँ एक मेरे कोई पुराने जिनके यहाँ मैं रेंट पे रहती थी वो मुझे दिखे थे। तो उनकी उस क्लू से इन्वेस्टिगेशन होती है और इस इन्वेस्टिगेशन से वीरेन को पकड़ा जाता है। जब वीरेन को पकड़ा जाता है टॉर्चर करने के बाद, इंटरोगेट करने के बाद कि आप उस स्थान के उसी समय क्या कर रहे थे, तो वीरेन टूट जाता है और अपनी सारी चीज़ों को बताता है। जिसके बाद उनके माँ और पिता के पैरों तले ज़मीन खसक जाती है। उनको ये समझ में ही नहीं आता कि आखिर उनकी बच्ची के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। वीरेन से पूछताछ में वीरेन बताते हैं कि मुझे किसी संपर्की के द्वारा पता चलता है कि श्रेष्ठा के माँ बाप श्रेष्ठा को लेकर जो है यहाँ शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि मुझे पैसे की तंगी थी मेरी गलत आदतों की वजह से, इसलिए मैंने श्रेष्ठा को किडनैप करने का षड्यंत्र रचा, जिसमें मैं जो है सक्षम रहा था, पास हो गया था अपने षड्यंत्र में। इसकी वजह से मैंने श्रेष्ठा को किडनैप किया। मुझे नहीं पता था कि इतनी चीज़ें हो जाएंगी, इसकी वजह से मैंने उसका मर्डर
इनकार कर दिया कि मैं पकड़ा ना जाऊँ, क्योंकि श्रेष्ठा मुझे पहचानती थी और इसीलिए मैंने फिरौती का पैसा इनके माँ बाप से न लाने की बात कही थी और राम के द्वारा फिरौती की पैसा लेने की इच्छा व्यक्त की थी। जिसके बाद पुलिस उनको हिरासत में लेती है और उन्हें सजा देती है।